There's a new ride-hailing service on the horizon, but it comes with a twist. Straight out of Siberia, there comes another on-demand taxi application. दुनिया का सबसे सर्द तरीन शहर याकुतिया में वाकई है। सर्दियों में वहाँ -50-60 तक दर्जा हरारत होता है। मुझे लगता है कि शायद इस वजह से IT कंपनीज यहाँ तरक्की करती है। Dari Siberia ke Jakarta, InDrive bekerja keras untuk mendobrak monopoli aplikasi taksi. Якут сібірден бастапқы капиталы 1 миллиард 230 миллион доллардан тұратын InDrive атты жаңа ғажайып мәңгілікке қалу үшін келді. Tidak ada tarif tetap di InDrive. Inilah yang membuat InDrive berbeda dari para pesaing besarnya. तो एक तरह से हमने मुसाफिरों और ड्राइवर्स को इंतखाब की आजादी दी। Pengemudi memilih pesanan yang masuk dan penumpang memilih siapa pengemudinya. Arsen Somsky, pendiri InDrive berkata, yang jadi penentu adalah manusia, bukan algoritma. क्योंकि हम उन लोगों की परवाह करते हैं और उन्हें समझते हैं। ¿Quién se toma tiempo para ofertar por un viaje? Negociar el precio es más una estrategia de marketing. InDrive is focused on addressing injustice in markets underserved by its competitors. The second place in terms of installations in mobility after Uber and fourth place in travel ahead of Airbnb. How realistic is that? InDrive is the second most downloaded ride-hailing app in the world. हमारे लिए अहम स्ट्रेटेजिक हदफ 2030 तक कम से कम 1 बिलियन लोगों की जिंदगियों पर मस्बत असर डालना है। मैं दुनिया की सबसे सर्द शहर याकुत्स्क में पैदा हुआ। शहर का मौसम जितना भी सख्त हो, मेरी बचपन की यादें धूप भरे दिनों या बिल्कुल सर्दी से सफेद दिनों की हैं। मैं साइंटिस्ट के खानदान में पैदा हुआ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जब मैं स्कूल में नहीं था, मेरे साथियों ने मेरे लिए एक जनाजे का इंतजाम कर दिया। ये एक बहुत अच्छे से मुनाकिद की गई तकरीब थी और उन्होंने मुझसे 2 हफ्तों तक बात नहीं की और मेरे वजूद को महसूस नहीं किया। मुझे इससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मैं हकलाता नहीं था। वो लोग जो हकलाते हैं, उनका हकलाना लगभग 4 साल की उम्र में शुरू होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही था। उस वक्त से मैंने अपनी पूरी जिंदगी हकलाना जारी रखा है। मगर मैं उन चैलेंजेस का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक शख्स के तौर पे, एक फर्द के तौर पे तश्कील दिया। ये सोवियत यूनियन का आखिरी दौर था। वो बारी रियासत टूटने लगी थी और लोगों ने कम्युनिज्म और सोशलिज्म पर यकीन करना छोड़ दिया था। और ये बढ़ते हुए जराइम का भी दौर था। अक्सर हम लोग खाना नहीं खरीद पाते थे। लोग लंबी लंबी कतारों में खाने के लिए लड़ रहे होते थे। ये हमारे लिए मुश्किल वक्त था। मैं याकुत्स्क में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। मैं सखा आमियत का हूँ। सखा कल्चर काफी मुनफरीद है, जो दुनिया के सबसे सख्त तरीन हालात से दो चार है। ये हर जगह से बहुत दूर है। हम फैमिली और कम्युनिटी पर मुबनी है। जब आप इतने सख्त हालात में रहते हैं तो अकेले जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे वालिदैन ने मुझे सालगिरह पर एक तोहफा दिया था।
वो एक आम सी खिलौना गाड़ी थी, लेकिन उस खिलौने की गाड़ी का प्रोग्राम किया जा सकता था। ओह, ये कैसे समझाएं? मिसाल के तौर पर आगे चलो, फिर 45 दर्जे मुड़कर 5 मरतबा फायर करो, और फिर आधा मीटर पीछे चलो, और ऐसे ही फिर अचानक इससे मुझ में प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने आईटी के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब मुझे फिजिक्स और मैथ्स स्कूल में दाखिला मिला तो हमारे पास लोकल यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर का कमरा था जहां हम उसे इस्तेमाल कर सकते थे। 2000 की दहाई के आखिर में मेरा बुनियादी जज्बा एक मजबूत लोकल आईटी इंडस्ट्री बनाना था। मैं आर्सन को YKT.RU के मालिक के तौर पर जानता था। YKT.RU या खुद सक के लिए गूगल की तरह है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने वाले हर शख्स ने जो पहली चीज खोली वो YKT.RU थी। YKT.RU याकुतिया में अहम आजाद मीडिया था और एक लंबे अरसे से ये मानफी चीजों के खिलाफ लड़ रहा था, जैसे कि मिसाल के तौर पर करप्शन। हमने बहुत से लोगों की मदद की। मुझे लगता है कि हमने मकामी मशराई की तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है और हमने बहुत सारे टेक माहिरीन, टेक प्रोफेशनल्स तैयार किए। इसलिए हमारे पास एक तवील मौसम सरमा है। दिन में अंधेरा और दोपहर में भी अंधेरा और रात तो होती ही अंधेरी है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से आईटी कंपनीज यहाँ तरक्की करती है। ये वाकई सदा जिंदगी थी। हमारे पास आधे दिन के लिए भी बिजली नहीं थी। हमारे गांव में सेंट्रल हीटिंग नहीं थी, इसलिए हमें सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। लोग हकीकी जिंदगी और रोजमर्रा के मसले हल करते वक्त बहुत मजबूत होते हैं और वो बहुत तेजी से काम करते हैं। बहुत सर्दी होती है, जैसे कि -50 में जब आप अपनी बस का इंतजार कर रहे हो और बहुत अंधेरा होता था क्योंकि 3 या 2 बजे से अंधेरा हो जाता था। कभी कभी लगभग आधा घंटा या और ज्यादा भी लग जाता था और आप उम्मीद करते हैं कि जो रोशनी आ रही है वो आपको घर ले जाएगी। ये कुछ से एक छोटा शहर है और यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ कुछ मोनोपोलीज हैं और एक मोनोपोली टैक्सी सर्विस की है। ये मुख्तलिफ कंपनीज थी लेकिन वो एक दूसरे को जानते थे और क्रिसमस और न्यू ईयर के रश के दौरान उन्होंने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। उन्होंने उन्हें दुगना कर दिया। हर साल टैक्सी ड्राइवर्स कीमतें बढ़ा देते थे। ये एक सालाना इन्फ्लेशन की तरह है, लेकिन इस साल उन्होंने इसे 50 रूबल बढ़ा दिया। लोग उन्होंने बगावत नहीं की, लेकिन ये सब के लिए बहुत मुश्किल था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब याकुत्स्की टैक्सी कंपनी ने एक ही दिन में किरायों में इजाफे का फैसला किया और ये एक कार्टेल एग्रीमेंट था और ये एक नाइंसाफी भी थी। मैंने अभी अपने दोस्तों के लिए एक ग्रुप बनाया है ताकि वो टैक्सी की सवारियों पर पैसे बचा सके और एक दूसरे को इसी तरह सस्ती सवारी दे सके। फिर ये किसी तरह से कुछ ज्यादा ही होता गया। मैंने शुरू करने के लिए 50 दोस्तों को दावत दी, फिर मेरे दोस्तों ने अपने दोस्तों को दावत दी और ये वहां से बढ़ता गया। मैं खुद इसमें आगाज के कुछ हफ्तों बाद शामिल हुआ क्योंकि मेरे दोस्तों ने इसकी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, वाह, ये एक शानदार आइडिया है। आपको टैक्सी बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बस ऑनलाइन जाते हैं और अपना ऑर्डर दर्ज करते हैं और कोई कीमत लिखता है और आप उस पर मुज़ाकरत करते हैं। ये हैरत अंगेज है और बहुत सस्ता भी। और चंद दिनों में ही इस ग्रुप में हजारों लोग शामिल हो गए थे जो एक दूसरे की मदद करने लग गए और ये एक कम्युनिटी की तरह था। मैंने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और ये खुद ब खुद बढ़ रहा था। जब मैंने देखा कि आजाद ड्राइवर्स का समाजी रुझान जो थोड़े ही अरसे में शुरू हो गया और 50,000 से ज्यादा लोग छोटी तादाद में इस ग्रुप में शामिल हो गए और उन्होंने इस सर्विस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्सन ने मुझे कॉन्ताक्ते के जरिए राब्ता किया। उसने मुझे कॉन्ताक्ते पर लिखा और कहा, मैं फला फला शख्स हूँ और मैं आपके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखता हूँ, क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? आर्सन ने अपने आप को 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ बंद कर लिया। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इसको तैयार करने के लिए मुझे वक्त दें। कुछ ही महीनों में उसने इन ड्राइव एप्लीकेशन तैयार कर ली।
हमारी ख़ास बात ये है कि हम मुख्तलिफ लोगों को जोड़ने के लिए असल में एक कम्युनिटी है, जैसे एक सोशल नेटवर्क, जहां लोगों को जो भी करना है वो करने के लिए अपने वक्त का तबादला करते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारी सरगर्मियाँ गैर मादी बुनियादों पर मबनी है। मैं एक अहम फ़र्क बताने जा रहा हूँ, जो कि बराह रास्त इंसानी ताल्लुक है। मुझे याद है किस तरह इब्तिदाई दिनों में जब ये एक सोशल मीडिया ग्रुप था, एक बार एक लड़की को रात को मालूम हुआ कि उसके पास अस्थमा का स्प्रे नहीं है। उसने 911 पर कॉल किया। उन्होंने उसे बताया कि उनके पास इस वक्त कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं है, इसलिए उसे ज़रूरत के बावजूद इंतज़ार करना पड़ा। और उसने टैक्सियों को कॉल किया और उन्होंने उसे बताया कि वो ऐसी कोई सर्विस फराहम नहीं करते। जब उसने उस सोशल मीडिया ग्रुप में लोगों से पूछा तो एक शख्स ने बहुत कम वक्त में उसे स्प्रे पहुंचा दिया और उसकी जिंदगी बचा दी। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि बराह रास्त इंसानी ताल्लुक कितने अहम हैं। बहुत से लोग जब हमारे बारे में जान जाते हैं तो वो हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो अपने सोशल सर्कल को भी हमें इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ InDrive के लिए नए यूजर्स हासिल करने का पहला जरिया था और है। सबने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस कौम की तरफ से बनाई गई पहली एप्लीकेशंस में से एक थी। और फिर उसने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया, लोगों को नौकरी देने का सिलसिला, और रशिया के चंद शहरों में लॉन्च करना। फिर टीम ने कजाकिस्तान में लॉन्च किया और कजाकिस्तान रातों रात कामयाबी का मरकज बन गया। और हमने ये मौका हर तरफ देखा और फैसला किया कि हम ऐसे लोगों पर तवज्जो देंगे जो हमारी तरह बहुत आजीजाना परवरिश पाते हैं और एक मामूली पास मंजर से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हम इन्हीं लोगों में से हैं। इसलिए हमने तरक्की पजीर मामूलत पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दी, पसमानदा कम्युनिटीज पर। और यही वो जगह है जहां हमें कामयाबी का राज मिलता है, क्योंकि हम परवाह करते हैं, इन लोगों को समझते हैं और हम उनको देखते हैं और वो भी हमें देखते हैं। मेरा नाम ओबडाया है। मैं 15 साल का हूँ। मैं लेगोस नाइजीरिया में रहता हूँ। लेगोस एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन कुछ मुकामात को नुकसान पहुंचा है। इर्द गिर्द का माहौल अक्सर बहुत अजीब हो जाता है। बुरे लोग आमतौर पर अफरा तफरी का सबब बनते हैं। मेरे लिए ये खौफनाक है। मुझे लड़ना या दूसरों को तंग करना पसंद नहीं है। हमारे घर में जो बिजली आती है वो उसे काट देते हैं और हम आम तौर पर 4000 अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर 15000 कर दिया है, इसलिए हम ये अदा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम कर सके या हरकत कर सके। मुझे ड्राइंग करने का शौक है और आमतौर पर ये कार्टून्स होते हैं। मुझे बस एक सुपर हीरो की तस्वीर बनानी है, कोई ऐसा शख्स जो दुनिया में होने वाले इस किस्म के मसाइल में मदद कर सके। मुझे यकीन है कि हम इस दुनिया में आते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आपको वजूद किस काम का? यही चीज़ मुझे जज्बा देती है। मैं सैटरडे और संडे को फायर एकेडमी जाती हूँ। हमारी काम की रूटीन बेहद मुश्किल होती है। आखिर तक मैं प्यासी और थकी हुई हो जाती हूँ, फिर भी ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम लिज़ेट गुआदालुपे मार्टिनेज एस्ट्रेलर है। मैं 32 साल की हूँ। मैं असल में सैल्टिलो से हूँ और मैं एक पुलिस वुमन के तौर पर काम करती हूँ। मैं अपनी पेट्रोल गाड़ी में बैठकर सोचती थी आज हम किसी की मदद करेंगे, और मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद था क्योंकि मुझे इस तरीके से हकीकी तौर पर मदद करने का मौका मिला। शिफ्टों की वजह से एक माँ और पुलिस वुमन दोनों बनना बहुत मुश्किल है।
मेरा छोटा बेटा जो सबसे छोटा है वो परेशानी का शिकार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ नफ्सियाती मसला है। वजह तौर पर जब मैं तलाक का सामना कर रही थी मुझे कुछ एहसास गुनाह हुआ, क्योंकि मसला मेरे और उसके वालिद की वजह से था। ये ऐसे था जैसे मैं उसे नुकसान पहुंचा रही हूँ। ये बहुत तकलीफ देह था। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम इताम है, मैं बोगर के पास रहता हूँ। जूनियर हाई में अक्सर बालों का मुआयना किया जाता था और मेरे दोस्तों को डांट पड़ती थी। मैंने उनसे कहा कि वो मेरे साथ अपने बाल कटवाएं। जब मैं किसी के सफ़ेद बाल काटता हूँ तो वो कभी कभी मुझे उदास कर देता है। यह मुझे अपने वालिद की याद दिलाता है। जब मैं जूनियर हाई में था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब मैं बाल काटना सीख रहा था तब मैं अपने वालिद पर तजुर्बे किया करता था। उनके बहुत सारे सफ़ेद बाल थे। हाँ, दरख्त पर चढ़ जाओ। बस लाइमस फ्रूट ले लूं? जी हाँ। वो काफी दूर है। वो सिनेमा जाना चाहती है और अगर उसके वालिद इजाजत नहीं देंगे तो वो नहीं जाएगी। क्या आप लोग अक्सर सिनेमा जाते हैं? वो पहले कभी सिनेमा नहीं गई, लेकिन वो जाना चाहती है, लेकिन उसके वालिद उसको इजाजत नहीं देते। तो क्या आप लोग एक साथ फिल्में नहीं देखते? नहीं, कभी नहीं। उस वक्त मेरे पास फुल टाइम जॉब थी। जब कोविड वाबा फैली तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी बेटी उस वक्त बीमार थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं परेशान हो गया था कि उसके इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास वही ऑप्शन ये था कि मैं अपने भाई से सारे पैसे उधार लूं और अपनी बेटी को क्लिनिक ले जाऊं। एक चीज जो पूरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आम है, वो ये है कि वो बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा आराम, थोड़ी सी ज़्यादा सहूलत और अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त चाहिए। आर्सन, मैं और कुछ और लोग दुनिया भर में गए और लोगों से इंटरव्यू करते हुए मकामी राइड हीलिंग मार्केट्स को समझने और ये जानने की कोशिश की कि हमारे लिए अगली बड़ी मार्केट कौन सी होगी। हजारों इंटरव्यूज के बाद हमने पहली बार सेल्टिलो लैटिन अमेरिका में लॉन्च किया। जब हम लैटिन अमेरिका और दूसरे मुल्क में लॉन्च कर रहे थे तब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन मुल्क का टिकट कैसे खरीदूं जो इतना दूर है। जब हम शहर में दाखिल हुए तो हमें ये भी मालूम नहीं था कि दफ्तर की तलाश कैसे की जाए, जैसे कि हमें क्या गूगल करना चाहिए और हम किराए पर एक अपार्टमेंट कैसे लेंगे। तो मैंने पहुंचकर पैगाम दिया, क्या कोई ऐसा शख्स है जो रूसी जुबान बोलता हो? और इस शानदार शहर सेल्टिलो में एक शख्स था जिसने रशिया की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी और उसने कहा, ओह हाँ, सेल्टिलो आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने कहा, मैं इसके पैसे अदा करूंगा? उसने कहा, नहीं, मैं अपनी रूसी जुबानी बेहतर करना चाहता हूँ। और जब मुझे एहसास हुआ ये एक शहर है। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैं उससे तंग आ गई थी। मैंने महसूस किया कि मुझे अपने बेटों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे ऐसी नौकरी या आमदनी की तलाश करनी पड़ी जो घर और 2 बच्चों की काफिलत के लिए काफ़ी रकम दे, लेकिन इतना वक्त ना ले कि मैं अपने बच्चों के साथ ना रह सकूं। मैंने पहली बार इन ड्राइव के बारे में अपनी बहन से सुना। उसने कहा, तुमने पुलिस में काम किया है और पेट्रोलिंग भी की है, तुम तो बहुत कुछ जानती हो और तुम्हें गाड़ी चलाना भी आती है, तो तुम्हें ये करना चाहिए। और मैंने कहा, ये तो अच्छा लग रहा है। मेरे प्रोफाइल की तस्दीक हो गई और तकरीबन 1 दिन के अंदर मुझे काम शुरू करने की इजाज़त मिल गई। मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मैं बहुत परेशान था। फिर एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, इन ड्राइव में साइन अप करने की कोशिश करो। ये एक नई ऑनलाइन राइड हेलिंग ऐप है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। बस साइन अप करने की कोशिश करो। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा अकाउंट फौरी तौर पे एक्टिवेट हो गया। फिर मैंने अपना बैलेंस टॉप अप कराया और फौरन काम शुरू कर दिया। इसका मॉडल बुनियादी तौर पर यह है कि एक मुनासिब कीमत वो है जिस पर मुसाफिर और ड्राइवर दोनों इत्तेफाक करते हों। मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया भर में लोगों को टैक्सी की सवारी की कीमतों पर कम से कम कंट्रोल रखने की आदत पड़ गई थी। तो एक तरह से हमने पैसेंजर्स और ड्राइवर्स को इंतखाब की आज़ादी दी। एक मुसाफिर कोई भी ड्राइवर या गाड़ी चुन सकता है अगर वो कम कीमत देना चाहता है, थोड़ा सा मज़ीद इंतजार करे। जी, वो वाकई इस किस्म का इंतखाब कर सकते हैं।
पीक टाइम में दीगर राइड हेलिंग सर्विसेज 2 या 4 गुना ज्यादा कीमतें बताते हैं और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पर 2 गुना ज्यादा महंगा, लेकिन 1.5 गुना क्यों नहीं? वो कंपनी ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, लिहाजा ये समझना बहुत आसान है, यहाँ कीमतों में हेरा फेरी का इम्कान है। इन ड्राइव पे ये नामुमकिन है क्योंकि लोग अपनी सवारी की तमाम शराइत खुद तय करते हैं और अगर आप मुसाफिर हैं तो अपनी सवारी की कीमत खुद तजवीज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ड्राइवर्स फैसला कर सकते हैं कि क्या ये ऑफर उनके लिए दिलचस्प है या नहीं, या अगर उन्हें लगता है कि ये बहुत सस्ता है तो वो अपनी कीमत तजवीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि ड्राइवर्स के लिए ये मार्केट में सबसे कम कमीशन में से एक है, जो उन ममालिक के लिए एक हकीकी मदद है जहां हम काम करते हैं। और दूसरा ये कि ड्राइवर की कमाई उसके काम के वक्त के मुताबिक नहीं है कि जितना वो काम करता है, लिहाजा बुनियादी तौर पर उन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और वो आजादाना तौर पे अपने वक्त को तरतीब दे सकते हैं और अपनी सहूलत के हिसाब से जितना चाहे काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दूसरी राइड हेलिंग सर्विसेज में ड्राइवर्स अक्सर सिर्फ एक पॉइंट ए देखते हैं जहां से उन्हें मुसाफिर को उठाना होता है। वो पॉइंट बी नहीं देख सकते और कीमत भी नहीं। अगर कहीं किसी जगह वो पॉइंट बी देखते हैं तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो राइड रिजेक्ट करते हैं तो सिस्टम उन पर पाबंदी लगा सकता है। ये कंपनीज ड्राइवर्स को सेमी रोबोट की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। हम इंसाफ और इंतखाब की आजादी फराहम करते हैं। हम एक तरह से उन्हें एक छोटा कारोबारी बनाते हैं। मैंने देखा है कि इस साल इन ड्राइव में खवातीन ड्राइवर्स की तादाद में बहुत इजाफा हुआ है। अगर खवातीन हैं तो इसका मतलब है कि ये महफूज हैं, इसलिए मजीद खवातीन ने साइन अप करना शुरू कर दिया है। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिन्होंने मेरी तरह अकेले शुरुआत की, इसीलिए मैंने एक ग्रुप बनाया जहां एक औरत को मदद की जरूरत पड़ने पर दूसरी खवातीन ड्राइवर से राब्ता किया जा सकता है, जहां मैं या कोई मेंबर उनकी मदद करेगा। इस ग्रुप में अब 20 खवातीन ड्राइवर्स हैं। हमारी एप्लीकेशन का एक अहम पहलू कम्युनिटी, खानदान और दोस्तों का ताल्लुक है और वो अपने रिश्तेदारों और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं और जब वो कुछ दरियाफ्त करते हैं और वो उसे पसंद करते हैं तो वो उसे फौरन शेयर करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ शहरों में ये रातों रात कामयाब हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा, वाह ये काम करता है, मुझे ये पसंद है, और अपने घर वालों के साथ इसे शेयर करना शुरू किया। वो हमारे एजेंट्स की तरह बन गए। हमने देखा कि मुसाफिर और ड्राइवर्स दोनों बहुत खुश थे। हमारी तादाद हफ्तेवार बुनियाद पर बढ़ रही थी। तो कुछ हफ्तों के बाद हमने ये कामयाबी देखी, है ना, और हमने इसका जश्न मनाया। मगर ये बहुत मुख्तशिर था क्योंकि हमें दूसरे मुल्कों और शहरों में जाना था। 1 साल के बाद हम पूरे लैटिन अमेरिका में फैल चुके थे। हम सन पाउलो, रियो डी जेनेरियो, मेक्सिको सिटी, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और जकार्ता जैसी हैरत अंगेज शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों और देहातों में भी। मिसाल के तौर पर अरुशा तंजानिया का एक छोटा सा कस्बा, जनूबी अफ्रीका का एक छोटा शहर जहां उनका कोई मुनासिब नाम भी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जोसेनबर्ग के आसपास का एक मुजाफती इलाका है। ये कजाकिस्तान के छोटे देहातों में और यहाँ तक कि हम उबरलैंडिया नाम के शहर में भी काम करते हैं। ये ब्राजील के जुनूब में है, कैरेबियन के जजीरों पर, बैंकॉक, फुकेट आइलैंड पर, कुआलालंपुर में, पूरी दुनिया में। ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह एक गैर मादी और मुस्बत असरात की बुनियाद पर एक कामयाब कारोबार बनाया जा सकता है। ये हमारा तरीका है कि हम किस तरह कैपिटलिज्म को दोबारा ईजाद करने जा रहे हैं। हम डिस्काउंटर हैं। हम अपने ड्राइवर्स से दूसरी कंपनी से कम कमीशन लेते हैं। ये किसी हद तक हमारे माली वसाइल को महदूद करता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कारोबार का मॉडल एक मैग्नेट जैसा है। हमने तरक्की पसंद मार्केट्स पर तवज्जो दी है और हमारी मोबिलिटी नाकाबिले यकीन है। तसव्वुर करें कि आप अपने वालिदैन, अपने खानदान, अपने दोस्तों से मिलने के लिए आप जहाँ हैं वहाँ से नहीं जा सकते। सोचें कि अगर आपको काम पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़े या अगर कोई ऐसी जगह होती जहां आप पहुंच सकते तो और ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। तो इन तमाम तरक्की पजीर मार्केट्स में ये नक्ल व हरकत के ऑप्शंस को लाना नाइंसाफ़ी को चैलेंज करने का पहला मरहला है।
कंपनी को इनकलाबी बनाता है आर्सन का वो विजन और इस्तात जो कैपिटलिज्म को दोबारा तजीद देने के लिए है। हर मुलाकात में, हर गुफ्तगू में उनके पास नए, बड़े और बेहतर आइडियाज होते हैं। क्या आपको फाइट क्लब फिल्म का वो सीन याद है जहां वो एक जली हुई कार के सामने खड़े हुए थे और एक बड़ी कार बनाने वाली कंपनी में एक सीरियस खराबी पर बात कर रहे थे? वो खराबी कई जानलेवा हादसात का सबब बनी। कंपनी ने हिसाब लगाया कि अगर वो उन लोगों के खानदानों को पैसे दें जो गुजर गए हैं तो ये पुरानी खराब कार को वापस करने और उन्हें ठीक करने से माली तौर पर ज्यादा बेहतर है। और यही वो चीज है जिससे हम लड़ेंगे, जिसको हम बदलना चाहते हैं। आमदनी अहम है, जो आप कमा रहे हैं वो भी अहम है, लेकिन मकसद ये नहीं है। ये सिर्फ एक नतीजा है उसका जो हम कर रहे हैं, वो लोग पसंद कर रहे हैं। एक कंपनी के तौर पर हमारा मकसद दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। इनड्राइव में हमारे पास इंटरसिटी, कोरियर और कार्गो जैसे कई कारोबार भी हैं। लोग इसे सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इससे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो तजुर्बात पर मबनी है। ऐसी चीजों की कोशिश करना जो दूसरे लोग शायद ना करें, या वो चीजें जिनके लिए दूसरे लोग कोशिश कर चुके हों और नाकामी का सामना करना पड़ा हो, तो ये हमें अपने तरीके से काम करने से नहीं रोक सकता। जब आप एक गैर मादी सोच के साथ एक कंपनी बना रहे होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये तरीका पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ ताल्लुकात में मसाइल पैदा कर सकता है, मगर इन्हीं गैर मादी बुनियादों से इंतहाई अच्छे माली नतीजे हासिल हो रहे हों तो हालात बदल जाते हैं। हम सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को में थे और इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए गए। ये हमारे लिए बहुत अहम था। हम आर्सन के साथ इसकी तैयारी कर रहे थे। ये एक खूबसूरत हवेली की तरह था और ये सिलिकॉन वैली की वेंचर इन्वेस्टमेंट की दुनिया के लेजेंड्स वो सब वहाँ बैठे थे। और आर्सन हल्के फुल्के अंदाज में आए और कमरे में बेहतरीन जगह पर बैठ गए और सबको लगा ठीक है। और उन्होंने उनसे इस कुव्वत और यकीन के साथ बात करना शुरू की कि हर कोई मुतासिर हो गया। और फिर उन्होंने खिलौना उठाया जो उन्होंने बताया कि ये निवालिश्का कहलाता है और ये हमारी इस्तिकामत का निशान है। उन्होंने हमारी इस्तिकामत के बारे में बात की, बताया हमारा कारोबार किस कदर मौसर है और इस तरह की मुख्तलिफ चीजों पे बात की। फिर उन्होंने इसे टेबल पर रखा और सब लोग हैरान थे। ये क्या है? हजारों करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के दौरान एक सखा शख्स क्यों खिलौने दिखा रहा है? और जब ये मुलाकात खत्म हुई, हमारे एक इन्वेस्टर ने पूछा कि क्या मैं ये खिलौना रख सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत मुतासिर हो चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, हम आपके साथ हैं। आप ऐसे बेहतरीन इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं जो ना सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर अपने फंड्स को बढ़ाना चाहते हैं बल्कि दुनिया में मुस्बत तब्दीली में भी दिलचस्पी रखते हैं। मैं ये मानता हूँ कि नई नस्लें जिनमें इन्वेस्टर्स शामिल हैं बहुत बाशऊर लोग हैं। वो समाजी बर्बादी, माहौल की हिफाजत और समाजी इंसाफ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वहाँ कुछ खूबसूरत हो रहा था क्योंकि ये मुस्तकबिल की एक झलक थी। कभी कभी आर्सन के साथ ऐसा होता है जब आप उससे बात करते हैं और हम इसके बारे में बहुत पुरजोश होते हैं। ये इस जगह और वक्त से कोई दूर जगह है और अब वहाँ उसके साथ रह रहे हैं। जब आर्सन ने हमारे पास आकर कहा कि हम न्यूयॉर्क में लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे यकीन नहीं आया कि हम साइबेरिया के एक छोटे से शहर से इस बड़े शहर में शुरुआत करने जा रहे हैं जहां लाखों लोग हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप न्यूयॉर्क में कामयाब हो सकते हैं तो आप कहीं भी कामयाब हो सकते हैं।
तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा था और हमने इसके लिए सख्त मेहनत की और हम इसमें बहुत कामयाब रहे। उबर और लिफ्ट जैसी कंपनीज की मोनोपोलीज की वजह से वहाँ ड्राइवरों के लिए बहुत ज्यादा कमीशन होता है और ड्राइवरों के पास कोई चारा नहीं है। मुझे याद है वो पहला दिन जब मैं न्यूयॉर्क पहुंची, JFK से मैनहट्टन जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं असल में वहाँ हूँ। फर्नीचर खरीदने के लिए IKEA जा रहे हैं। हमने खुद के फर्नीचर को असेंबल किया और ये काफी मजे का था और हमने दफ्तर में काम किया और ड्राइवर्स को हायर करना शुरू किया। हम सब रॉकफेलर सेंटर में बैठे थे और खूबसूरत मंजर के मजे ले रहे थे। मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश था। हमने लॉन्च किया और हमें बहुत सारी राइड्स मिली और हम बढ़ रहे थे। मुझे याद है कि एक बड़ी सी कैडिलैक को हमारे एप्लीकेशन से बुलाया गया था मैनहट्टन में राइड के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा तजुर्बा था। मैंने और नादिया ने इंटरसिटी बस राइड ली थी और राइड के दौरान मुझे आरसीन की कॉल आई और उन्होंने कहा, तानिया कुछ हो रहा है और हम एप्लीकेशन में बहुत सारे धोखाधड़ी के वाकयात देख रहे हैं। और हम रोजाना नुकसान उठा रहे थे क्योंकि हमारी एप्लीकेशन हैक हो गई थी और वो राइड्स के लिए चोरी शुदा कार्ड की तरह इस्तेमाल हो रही थी। कुछ माह बाद हमने रातों रात अचानक उसे बंद कर दिया। ऐसी नाकामी लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था। तो हमने पीछे हटकर बहुत मेहनत की ताकि बेहतरीन अमल की रहनुमाई, बेहतरीन मासूनात और बेहतरीन तजुर्बे के साथ तरक्की पसंद ममालिक में लॉन्च कर सके। न्यूयॉर्क में लॉन्च ने हमें बहुत से तजुर्बात दिए, हालांकि हमने वहाँ कदम नहीं जमाए थे। आमतौर पर ये कंपनी के बारे में बहुत दिलचस्प बात है। आर्सन कहते हैं कि आप गलतियों से नतीजे निकाल कर इनसे सबक सीखें और मुस्तकबिल में इन्हें दोहराने से बचें। जब जंग शुरू हुई तो कंपनी ने अपना वतन खो दिया। यकीनन ये हमारे लिए एक बड़ा झटका था, बहुत बड़ा दुख। कुछ घंटों तक मैं हैरान था और सोचने की सलाहियत नहीं रही क्योंकि ये बड़ा सदमा था। और फिर ऑपरेशनल ऑफिसर की हैसियत से मुझे कुछ करना था। हमें अपने मुलाजिमीन को इन हालत से बचाना था। यूक्रेन में हमारे मुलाजिमीन के साथ शुरुआत की। हमें तकरीबन 1000 लोगों को रशिया से दूसरे ममालिक में मुंतकिल करना पड़ा। इन सब के खानदान थे, समाजी ताल्लुकात थे, प्लान्स थे और बहुत ही कम वक्त में वो सब खो बैठे। ये लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल था। जब फौजी कार्रवाई का ऐलान हुआ, मेरा पहला ख्याल था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि जब आपके पास कोई इख्तियार नहीं होता तो आपका मुस्तकबिल नहीं होता। हमेशा एक इख्तियार होना चाहिए, अच्छा बुरा मुख्तलिफ इख्तियार, मगर आपको एक आज़ाद शख्स के तौर पर इख्तियार का हक होना चाहिए। इनड्राइव ने अपने मुलाजिमों और उनके ख़ानदान की नकल मकानी का इंतज़ाम किया, बड़ी तादाद में लोगों को ट्रांसफ़र किया। उन्होंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया और उनकी मदद की। हम अब भी अपने बच्चों के स्कूल के किराए के लिए उन लोगों से मदद हासिल कर रहे हैं। इसने नकल मकानी का सारा अमल बहुत आसान बना दिया, लेकिन अब ये मेरी वज़े फ़ैसला है कि मैं अब कहाँ रहना चाहता हूँ और कहाँ नहीं। मैं इस बात को यकीनी तौर पर जानती हूँ और हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के पास आखिरकार कोई इख्तियार हो। मुझे यहाँ कभी नफ़रत का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं याकुतिया से हूँ।
जब मुझे मेरे शौहर ने वीडियो कॉल पर अपार्टमेंट दिखाया तो हमने याकुतिया जबान में बात की। मकान मालिक ने कहा, कितना जबरदस्त, ये वाकई दिलचस्प है। पहली जगह जहां आर्सन गए वो असल में लोगों और उन पर पड़ने वाले असरात के बारे में थी। यही वजह थी कि वो नकल मकानी के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद और इसकी हिमायत करते थे। ये लोग हैं जो कारोबार को कामयाब बनाते हैं। एप्लीकेशन लोगों ने लिखी, मुल्कों में जो काम होते हैं वो लोग करते हैं। हिकमत आमिल लोगों के साथ तैयार की जाती है। हमने कंपनी के विजन और मिशन को दोबारा तसव्वुर किया। हमने बहुत से नए गैर मुनाफा बख्श मंसूबे शुरू किए। नाइंसाफी को चैलेंज करता हुआ ये नया सुपर मिशन आने वाले कई सालों तक कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत बुनियाद तैयार करता है। एक बड़े विजन के पीछे मुत्तैद महसूस करना बहुत अहम है, जो कि हर शख्स के लिए जरूरी है, और इस पर अमल करना भी बहुत अहम है। ठीक है, ये मार्केटिंग में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि ये हकीकत में तब्दील हो जाए। हमने इसे इनविजन कहा। ये कंपनी का एक अहम हिस्सा है। हम 10 गैर मुनाफा बख्श इदामात चला रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं और ज्यादा ग्लोबल हो रहे हैं। स्टार टीम एक प्रोग्राम है जिसमें तरक्की पजीर ममालिक के स्कूल के तालिब इल्म तालीम के जरिए नए किस्म के लीडर बनने के लिए शामिल होते हैं। मैं क्लास में सिविक्स पढ़ रहा था जब मिस्टर विक्टर हमारे स्कूल आए। इन ड्राइव की तरफ से एक इदारा जो बिगिन इट के नाम से था, कुछ स्टूडेंट्स को गेम्स के कोड्स लिखना सिखाने आए। वो 15 लोगों को चुन सकते थे। हमने 2013 में बिगिन आईटी गैर मुनाफा बख्श मंसूबा शुरू किया और असल मकसद ये था कि हम दूर दूर के देहाती स्कूल्स और यतीम खानों में बच्चों को आईटी का बुनियादी इल्म सिखाएं ताकि उन्हें टेक फील्ड में करियर का इंतखाब करने का हौसला मिल सके। मैंने इसका फैसला किया क्योंकि मुझे याद है कि कैसे मुझे आईटी में जाने का शौक था जब मेरे वालिदान ने मुझे वो खिलौने की गाड़ी दी थी। मैं जानता हूँ कि कभी कभी एक छोटा सा धक्का आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। पिछले 10 सालों में हमने 13 मुल्कों में 120 से ज्यादा स्कूल्स और यतीम खानों के साथ काम किया है। कोडिंग में मुझे बहुत मजा आता है। मैं गेम्स और वेबसाइट्स बनाने के बारे में सीखता हूँ। ये हमें सिर्फ कोडिंग ही नहीं सिखाते, उन्हें कोरल ड्रॉ के बारे में भी थोड़ा सिखाया जाता है और कंप्यूटर में कैसे ड्राइंग की जाती है ये भी सिखाया जाता है। ये नाकाबिले यकीन है जब आप देखते हैं ये किस तरह स्टूडेंट्स की जिंदगियों को छू जाता है। उन्हें ऐसे मौके फराहम करता है जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे और उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हुनर और एतमाद फराहम करता है। और ये सोचना कि अगला प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन आने वाला है वो कजाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह होगा, ये हर किसी के लिए मुफ्त होगी। उन्हें जिंदगी के बिल्कुल मुख्तलिफ मौके फराहम करना। हम बिगिन आईटी के नए मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसे बिगिन आईटी कहने जा रहे हैं। हम उन बच्चों को तलाश करेंगे जो लीडरशिप की सलाहियत रखते हैं और जो फितरी तौर पर देने का इरादा रखते हैं, ना कि सिर्फ लेने का। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरे बच्चे स्टार टीम से हैं। उनके साथ बात करके मुझे उनका जोश महसूस होता है। वो हैरत अंगेज है। ये वो एहसास है कि जब आपकी उम्र 16-17 साल की होती है और आपकी पूरी जिंदगी आपके आगे होती है और दुनिया आपके कदमों पर होती है। ये है जो मैं महसूस करती हूँ, एक खुशगवार तवानाई। जरा सोचो, उसमें से 1, 2 या 3 को तसव्वुर करें कि हम उनको उनके मुल्क में, उनके इलाके में और दुनिया में एक लीडर बनने में मदद करते हैं। ये एक बार फिर लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। तो अगर हमें ऐसा करने का कोई अच्छा तरीका मिल जाए तो हम ऐसे बहुत से बसर लीडर्स तैयार कर सकते हैं। मैं तालीम पर यकीन रखता हूँ। ये ऐसी कम्युनिटीज की तरक्की के बारे में है जो अपनी मदद खुद कर सकें, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें और दुनिया में उन जगहों पर स्केल अप्स को सपोर्ट कर सकें जहां ये चीजें पहले कभी नहीं थी। और हम जानते हैं ये कैसे मुमकिन है और हम इसे मुतहरिक करने में मदद कर सकते हैं।
इसे तरतीब दे सकती हैं, एक छोटी सी चिंगारी डाल सकते हैं जो एक शोले में बदलकर उन मकामी इलाकों में मौके की आग में बदल जाती है। हम इसे खैरात या समाजी सरगर्मी नहीं कहते, ये इन ड्राइव की मिशन की तकमील की एक शक्ल है। ये नुक्ता नजर हमें अंदरूनी ताकत, हौसला अफजाई और एक अंदरूनी जज्बा देता है। इन ड्राइव मेरी बाल काटने की दुकान पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आपको यहाँ बाल कटवाने आना है तो बस आ जाएं जब मैं घर पर हूँ। पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा स्टाइल है? वो वाला। ये वाला? ये उन लोगों के लिए है जिनके वालिद नहीं हैं, जो यतीम हैं। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आपको पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आ जाए, मैं आपके बाल काट दूंगा। मैं करूंगा। मैं यकीनन बेहतर नजर आने में आपकी मदद करूंगा। स्कूल में टीचर की डांट से बचें। अगर आपके वालिद नहीं हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने अपने वालिद को खो दिया है। मैं भी इस मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आप अपने वालिद को खो देते हैं। मैं हमेशा रात को मुस्तकिल तौर पर काम करती हूँ, क्योंकि वो लड़कियाँ जो पीने के लिए बाहर जाती हैं, उन्हें भी बाहिफाजत घर वापस जाना होता है। कोई उन्हें तंग या परेशान ना करे। अगर वो नशे में भी हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो महफूज घर वापस जाएंगी। ये मेरे लिए रात को काम करने की एक बहुत अहम वजह है। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और ग्रुप के ड्राइवर्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। अगर आपको किसी ने तंग किया है या आप पर कोई ज्यादती हुई है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपको बिल्कुल मुफ्त घर लेकर जाएंगे। और मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। एक माँ की जिंदगी इन ड्राइव के साथ बेहतर गुजरती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं आज़ाद हूँ और अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। और जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, मैं काम पर चली जाती हूँ, पैसे कमाकर घर वापस आ जाती हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे कोई और नौकरी मिल भी गई तो भी मैं इन ड्राइव के साथ काम करूँगी। मैं ये मुमकिन बनाऊँगी। बहुत से लोगों ने टेक्नोलॉजी से नई चीज़ें निकाली हैं, इसलिए मैं मज़ीद नई चीज़ें लाना चाहता हूँ ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और अपने काम आसानी से कर सकें। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब क्रिमिनल डिटेक्टिव बनना है। मैं साइबर क्राइम से लड़ने में मदद करना चाहता हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द हर जगह पर अमन बुनना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया के मजलूम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आमतौर पर सिनेमा 4 बजे शुरू होता है, फिर आप उससे पहले उठाकर छोड़ देते हैं। देर नहीं हो जाएगी? नहीं, ठीक है। आमतौर पर लोग दोपहर में फिल्में देखने जाते हैं। हम शाम को जा सकते हैं, ठीक है? शाम 6:30 के करीब एक है। मजा आएगा, चलो चलते हैं। हमने आग को खुराक दी, अब हमें जमीन को भी खिलाना है। हम आमतौर पर जमीन को 3 ओला दुश्की पैनकेक्स देते हैं और बस हमने अपनी तमाम रसूमत अदा कर ली।
मुझे पूरा यकीन है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसकी वजाहत सिर्फ साइंस के कवानीन से नहीं की जा सकती है। और मेरी जिंदगी में कुछ वाक़े ऐसे हुए जब मैंने ये देखा। जब मैं 6 साल का था, एक दिन सूरज निकला हुआ था। मुझे याद नहीं मैं अकेला उस जगह तक कैसे पहुंचा। वो जगह झाड़ियों और दरख्तों से भरी हुई थी और मुझ पर कोई छोटी सी चीज आकर गिरने लगी। इसने मेरे सर को छुआ और बारीक रेत की सूरत में फट गया और मैंने एक आवाजों की एक ख्वायर सुनी जो गाने का एक बहुत ही अजीब तरीका इस्तेमाल कर रही थी। बहुत साल बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये गले से गाया जा रहा था और मैं डर गया। मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी माँ को ये कहानी बताई, लेकिन उनको समझ नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ 6 साल का था और वो क्या हुआ था ये समझाना बहुत मुश्किल था। और मेरी जिंदगी में ऐसी काफी कहानियां हैं और मुझे पता है कि हम एक पेचीदा कायनात में रहते हैं। मैं एक खुश बच्चा था, लेकिन कभी कभी हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था। कभी कभी हमारे पास सर्दियों के बीच कई कई दिन बिजली नहीं होती थी। इससे मुझे पूरी दुनिया में इन लोगों को बेहतर समझने की सलाहियत मिली। क्योंकि हम एक छोटे शहर से हैं और हमेशा सोचते थे कि उन्हें कई और ज्यादा पेशावर और तजुर्बाकार होना चाहिए। और हम गांव के सादा लोग हैं। मैं खुद एक गांव से हूं और सारी जिंदगी एक गांव में गुजारी, तो ये अच्छी बात है कि ये मुमकिन हुआ। मैं समझती हूँ कि सबसे अहम सबक जो मुझे आरसेन से मिला है वो ये है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। रुकावटों को उबर कर और मुश्किलात को पार करके आगे बढ़ना है और मज़ीद ताकतवर बनना है, अपने आप को बेहतर और मज़ीद मजबूत बनाना है। अंदाफ पर नहीं बल्कि हमारे अपने रास्ते पर और अपने सफर पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप अपने लिए कोई अहम काम करते हैं जो आपके लिए बहुत मायने खेज है और आप उस सफर के दौरान एक बैरूनी माहौल तैयार करते हैं, तो आपको हर कदम पर और बहुत कुछ हासिल होता रहता है। और ये वो चीज है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे आप तरक्की की बुलंदियों को ना छुएं, तब भी आपके पास कुछ न कुछ जरूर होगा। और ये सेटअप आपको मजीद एतमाद देगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसका बहुत इम्कान है कि आप तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। InDrive की तमाम कामयाबी एक शानदार टीम पर मुबनी है, इनका अजीम हौसला और सलाहियत है। मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इन तमाम सालों में मेरे साथ रहने पर एतमाद किया। शुक्रिया।
you.